आगे बढ़ते हैं और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी जाति से जीतेंगे क्या चुनाव, यही है बड़ा सवाल। यूपी में 2022 में चुनाव है, आप सभी जानते हैं, जिसकी तैयारियों में पार्टियां लगी हुई हैं और जिसकी बिसात पर 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठने लगा है और हाल ही के दिनों को आप देखेंगे तो मोदी रोको मोर्चा भी बेहद एक्टिव है, लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। और मोदी के धीर विरोधी ममता बनर्जी ने 5 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला। आप सभी ने देखा, मुलाकातों का दौर लंबा चला और विपक्षी खेमे के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, उनको एकजुट करने की कोशिश की। उधर सालों बाद लालू मुलायम की मीटिंग ने भी विपक्षी मोर्चे को और बल दे दिया है और ताकत दे दी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 में जाति के मुद्दे पर विपक्ष की गोलबंदी हो पाएगी? क्या मोदी की विकास नीति के आगे जाति का मुद्दा टिकेगा? क्या लालू मुलायम विपक्ष की धुरी बनेंगे? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स और मेहमानों का बड़ा पैनल साथ होगा। लेकिन उससे पहले आपको नीतीश और तेजस्वी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें जाति जनगणना की वकालत की गई थी। सुनिए जरा। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं, दिल्ली से लौटेंगे वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया तब जो है कागज वगैरह मंगा करके वो देख रहे हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या जाति से जीता जाएगा चुनाव। आप देख रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है बीजेपी सरकार की और जातियों की जनगणना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार से ये आवाज मुखर हो रही है और नीतीश कुमार ने भी विपक्ष की जो मांग है, विपक्ष की जो आवाज है उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि यस, जाति के आधार पर जनगणना होनी ही चाहिए। आप देख रहे हैं 2011 में हुई, लेकिन कई कारणों खामियों की वजह से वो जाहिर नहीं हो पाई, उजागर नहीं हो पाई। पिछली बार 1931 में यह जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी तक के आंकड़ा और जातियों का SC ST को छोड़ दे तो सामने नहीं आ पाया। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे। गुरु प्रकाश जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और मनोज सिंह भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से स्पोक्सपर्सन, और साथ ही मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है, RJD की तरफ से स्पोक्सपर्सन है, RJD का पक्ष रखेंगे। साथ ही खास मेरे सहयोगी रमन कुमार पॉलिटिकल एडिटर आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही संजीव त्रिवेदी डिप्टी एडिटर आपको नजर आ रहे हैं, और सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रमन आपके पास आती हूं। देखिए रमन, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो पूरा नफा नुकसान का आकलन करती हैं और उसके बाद सामने आती हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट दी जाती है। अब मैं जाति के आधार पर जनगणना की बात करूं तो एक बार फिर से ये आवाज पुरजोर तरीके से बिहार से उठ रही है। अब विपक्षी दल चाहते हैं, इसमें कई बड़े नेता हैं कि जाति के आधार पर जनगणना हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती है SC ST को छोड़कर कि बाकी जातियों की जनगणना हो। तो इसमें क्या फायदा नुकसान है, मैं ये जानना चाह रही हूं। देखिए, सरकार के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है ये, क्योंकि जो एक समीकरण उभर कर सामने आ रहा है काफी दिनों के बाद, एक बार फिर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हो रही है, फिर लालू प्रसाद यादव ने कल शरद यादव से मुलाकात की, और ये मुलायम, शरद और लालू की जो टिकड़ी है ये एक वक्त संसद में इतनी मजबूत हुआ करती थी कि कई मुद्दों पर संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाया करती थी, अपने आप में बड़ी शख्सियत। लेकिन अभी उम्र
ज्यादा होने और कमजोर होने के बावजूद भी तीनों का दिमाग चल रहा है और उस दिमाग के तहत जो लगातार ये बातें आ रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उस आधार पर ये जरूर कह सकते हैं कि इस जाति के आधार पर जनगणना में नीतीश कुमार का दबाव काफी काम पड़ेगा, काफी असर डालेगा सरकार के ऊपर। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बने थे उस वक्त बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि पहली बार कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। हालांकि इससे पहले देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी पिछड़ा थे, लेकिन बीजेपी इसे काफी भुना रही है। ऐसे में पिछड़ी जातियों की जनगणना जाति के आधार पर हो, इसे नकारने की हिम्मत बीजेपी के पास या सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। सरकार के पास उतने बहुत सारी दूसरी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को नजरअंदाज करके जाति के आधार पर जनगणना की शुरुआत करना सरकार को लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ऐसा काम है जिसे शुरू करने के बाद जो है ये कब खत्म होगा और बाकी जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उससे ध्यान भटक जाएगा। लेकिन आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश की बात करें या जहां जहां विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों में और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, वहां पे अब पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की रणनीति देश के अलग अलग नेता करने लगे हैं। और ये आने वाले समय में एक संकेत है कि जो बीजेपी का एक पूरा हिंदुत्व का कार्ड था, उसके मुकाबले वो चाहती है कि पिछड़ी जातियों को हम इकट्ठा करके उसको टक्कर दे सके। ठीक है रमन, मैं लौटती हूँ। संजीव, क्या वजह है, जैसे विपक्षी पार्टियों की मांग है कि SC ST जनगणना होती है तो बाकी जो पिछड़ा वर्ग है और भी जातियां ऐसी हैं जिनका विकास वहां तक नहीं पहुंच पाया है, बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है, उनकी भी जनगणना हो, वो भी फ्रंट फुट पर आए, उनको भी वो रास्ता मिले विकास का, तमाम सुविधाएं मिले, आर्थिक ढांचा उनका अच्छा हो। तो इसमें नुकसान क्या है, क्यों नहीं हो पा रही है? 2011 में भी कोशिश हो गई थी लेकिन आंकड़ा जारी नहीं हो पाया। तो वजह क्या नजर आ रही है, क्या नुकसान है सरकार को इससे? हम आपको बताएं उसके पहले राजनीति का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लें। आम भाषा में ये समझिए तो राजनीति है परस्पर जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनका साथ आ जाना किसी मुद्दे के आधार पर, और अगर वो साथ आ जाती हैं मुद्दे के आधार पर तो जाहिर है दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। आप इसका उदाहरण देखिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा आया है जातीय जनगणना का, दोनों के सुर एक दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे अभी आपने बयान सुनाया नीतीश कुमार का, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया गरीब गुरबा। आपने हमेशा ये शब्द जो है वो लालू यादव के मुंह से सुना होगा। तो आप ये समझे कि कैसे मुद्दे मिलते हैं तो शब्द भी मिलने लग जाते हैं। 90 की दशक की राजनीति को अगर आप याद करें, मंडल और कमंडल की राजनीति उसे मेटाफर में कहा जाता है। मंडल की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू हुई और कमंडल की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। अब आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी उसी कमंडल की राजनीति को मंडल में जोड़ करके अपने शासन को कंटिन्यू करना चाहती है। वो चाहती है कि वो OBC वर्गों में अपनी पैठ बनाएं, और आपके सामने कई ऐसे नेता हैं जो OBC समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन आप जानती हैं विपनेश कि 2015 का उदाहरण सामने है, जब आरक्षण के सवाल पर लालू यादव ने वो गोलबंदी की कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर के बिहार में ज़बरदस्त फतेह हासिल कर ली थी। उसके बाद फिर से वो अलग हो गए तो चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जीते। अब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव मिल रहे हैं तो क्या कहा गया होगा? उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों का चुनाव है, और जाहिर है ये जो जातीय गोलबंदी है यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इफेक्टिव है। 2015 का अनुभव सामने है, यही बात शेयर की गई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें नुकसान है, जो पारंपरिक वोट बैंक है। आपने पूछा नुकसान क्या है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पारंपरिक वोट बैंक उसका अपर कास्ट है, जो कि इस तरह के जातीय गोलबंदी के खिलाफ रहता है। मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन को वो आज तक भूल नहीं पाया है। उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे हितों की रक्षा करेगी, तो ऐसे में वो नहीं चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया संसद के पटल पर कि देखिए, जातीय जनगणना नहीं होगी, SC ST की होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे, लेकिन OBC और बाकी की जातियों की नहीं होगी।
क्या ये चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? बड़ा प्रश्न ये है विपनेश, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या यही मुद्दा होने जा रहा है? और गोलबंदी क्या जातियों के आधार पर होगी? और अगर होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी उतने मजबूत तरीके से खड़ी रह पाएगी? क्योंकि बिहार का एक्सपीरियंस कहता है, उत्तर प्रदेश का एक्सपीरियंस कहता है कि ओबीसी की गणना जो है वो अप्रकाश से ज्यादा है। तो अगर जातीय गोलबंदी करती है सामने वाली पार्टी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है? पिछड़े वर्ग से आने वाले उसके प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या वो इस बात को सुनिश्चित कर सकती है? संभवतः विपक्ष इसी मुद्दे पर चुनाव को लेकर आना चाहता है। और यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को बिहार की जो गतिविधियां हैं उससे जोड़कर देखिए विपनेश, किस तरह से वहां दोनों दल जो विरोधी हैं एक हो रहे हैं। और क्या ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर हो रहा है? 22 और 24 के चुनाव को ध्यान देने वाली बात ये है विपनेश। बिल्कुल संजीव, आपने एकदम सही कहा। सौरभ, जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी कि बिहार से ये आवाज पुरजोर तरीके से उठ रही है और विपक्ष के हाँ में हाँ नीतीश कुमार मिला रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार विधानसभा में बीजेपी की तरफ से भी इस पे हाँ में हाँ की गई थी, सर्वसम्मति से पास हुआ था विधेयक। तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सौरभ? अब क्यों केंद्र तक आते आते ये बात अलग हो गई है कि SC/ST के अलावा हम और किसी की अभी जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है? बिहार में एक बात और दिल्ली में आते हुए दो बात, ऐसा क्यों? जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका जिक्र मैं है कि 2 बार यह प्रस्ताव को पारित किया गया है, ना केवल विधान। जी बिल्कुल, 2 बार इस प्रस्ताव को बिहार में पारित किया गया था, पूरे विधानमंडल में, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यह पारित किया गया था। और उस समय बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की हो रही है। अब बात हो रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर हो रही है। तो सबको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भले ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐलान किया है कि जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वह अकेले चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप में यूपी में नीतीश कुमार हो या चाहे विपक्ष हो, उन्हें एक मुद्दा चाहिए। और जातीय जनगणना जो है यह एक मुद्दा एक तरीके से कहें तो नीतीश कुमार को भी मिल गया है, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह को भी मिल गया है। तो नीतीश कुमार इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कल आपने देखा होगा कि जदयू के जो सभी सांसद थे उन्होंने जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी और मांग किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने खुद ही कहा है कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि जातीय जनगणना देश में जरूर होनी चाहिए, और अगर संभव हुआ तो वह प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी मुखर हो गए हैं। वह जानते हैं कि यह एक मुद्दा है जिसे लेकर वह यूपी चुनाव में भी जा सकते हैं। और सबको पता है कि चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सभी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। माननी चाहिए, वो विपक्ष की बात क्यों मान रहे हैं? सवाल ये है। जी बिल्कुल, बिहार में एनडीए के जी बिल्कुल, बिहार में भले ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब चुनाव यूपी में होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, ना केवल जातीय जनगणना, आप देखें तो पेगासस के मामले पर भी नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया है वह बीजेपी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो स्पष्टता है वह सामने आनी चाहिए। तो लगातार नीतीश कुमार के कई बयान है जो बीजेपी के विरोध में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो विपक्ष दल है वह इस बयान को सुनकर मुस्कुरा रही है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले राजनीति में कुछ भी संभावना हो सकती है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, हाल के बयानों को देखें तो यह बीजेपी विरोधी है। जी बिल्कुल सौरभ, और नीतीश कुमार को यह भी मालूम होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और जो मांग वो विपक्ष के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है, तो उसमें 22 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये बात तो उनको मालूम होगी। मैं लौटती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी चर्चा शुरू होगी। सवाल यही है कि जाति से जीतेंगे क्या चुनाव? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।